Good morning, students. We are reading chapter first, The French Revolution, and we have to read from page number 14 today. We are reading section 3, France abolishes monarchy and becomes a republic. इसके अंदर हमने पढ़ा था कि कैसे लुई 16 जो है वो पर्सिया के साथ एक गुप्त वार्तालाप करता है, पर इससे पहले कि वो उसके साथ बात आगे बढ़ाता है तो जो नेशनल असेंबली है वो ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रिया और पर्सिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देती है और फिर एक रिवोल्यूशनरी युद्ध शुरू हो जाता है जिसमें बहुत सारी समस्याएं लोगों के सामने आती हैं। और जब लोग जो मैन थे वो लड़ने के लिए फ्रंट पे जाते हैं तो महिलाओं को एक नए रूप में सामने आना पड़ता है। वो खुद अपनी लिविंग कमाती हैं। उसके बाद 1791 में एक कॉन्स्टिट्यूशन पास होता है जिसमें सिर्फ रिचर सेक्शन को, अमीर जो वर्ग था उसको राजनीतिक अधिकार मिलते हैं। और फिर उसके बाद कुछ पॉलिटिकल क्लब्स बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं जहां पे गवर्नमेंट पॉलिसीज को डिस्कस किया जाता है और कुछ नए प्लान्स तैयार किए जाते हैं। और इन जो पॉलिटिकल क्लब्स थे उनका एक लीडर था जिसको रॉबस्पियर कहते थे और इन क्लब्स को जैकोबिन्स कहते थे। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब हमें आगे पढ़ना है लास्ट पैराग्राफ फ्रॉम पेज नंबर 14। द मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब बिलोंग्ड मेनली टू द लेस प्रोस्पर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जैकोबिन क्लब के जो मेंबर थे वो एक ऐसे समाज के ऐसे सेक्शन से संबंध रखते थे जो प्रोस्पर्स नहीं था, जो समृद्ध नहीं था। They included small shopkeepers, artisans such as shoemaker, pastry cooks, watchmakers, printers, as well as servants and daily wage workers. उनमें शामिल थे शॉपकीपर यानी कि दुकानदार, कारीगर जैसे कि जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ियां बनाने वाले, प्रिंटर्स छपाई का काम करने वाले और साथ ही साथ सर्वेंट्स नौकर और डेली वेज वर्कर होते हैं दिहाड़ी मजदूर। ये सब इस जैकोबिन क्लब के मेंबर थे। देयर लीडर वॉज मैक्समिलियन रॉबस्पियर और उनका जो लीडर था वो मैक्समिलियन रॉबस्पियर था। अ लार्ज ग्रुप अमंग द जैकोबिन डिसाइडेड टू स्टार्ट वियरिंग लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स सिमिलर टू दोज वोन बाय डॉक वर्कर्स। और एक बहुत बड़ा ग्रुप, एक बहुत बड़ा जो वर्ग था जैकोबिन्स के अंदर, उन्होंने लॉन्ग स्ट्रिप जो होती है यानी कि धारीदार पतलून या ट्राउजर पैंट जो थी वो पहननी शुरू कर दी और ये डॉक वर्कर्स के द्वारा पहनी जाती थी। ये एक तरह के मजदूर होते थे डॉक वर्कर्स। दिस वाज टू सेट देमसेल्व्स अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। यानी कि ये सारे सदस्य एक ऐसी पैंट पहनने लगे जो धारीदार होती थी, स्ट्रिप्ड होती थी। और ये ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि वो समाज के फैशनेबल सेक्शन से, ऐसे वर्ग से जो फैशन में रहते थे, उनसे अपने आप को अलग दिखाना चाहते थे। स्पेशली नोबल्स, खास तौर से नोबल्स जो थे वो उनको फैशनेबल मानते थे। हु वोर नी ब्रीचेस, और जो कैसे कपड़े पहनते थे जो घुटनों तक आते हो, नी ब्रीचेस। It was a way of proclaiming the end of the power wielded by the wearers of knee breeches। और यह उनका एक तरीका था एक तरह से प्रोक्लेम करने का या उनके बारे में ऐलान करने का, उनकी पावर को एंड करने के लिए, उनकी शक्ति को खत्म करने के लिए। किसकी शक्ति को? जो नी ब्रीचेस थे यानी कि जो घुटनों तक के कपड़े पहनते थे, उनकी पावर को एंड करने का एक तरह से उनका ये एक तरीका था। These Jacobins came to be known as the sans-culottes। sans-culottes इनको कहा जाने लगा, जो ये जैकोबिन्स थे, लिटरली मीनिंग दोज विदाउट नी ब्रीचेस, जिसका शाब्दिक अर्थ था कि यानी कि वो लोग जो नी ब्रीचेस थे, नी ब्रीचेस के बिना थे, यानी कि जो नी ब्रीच नहीं पहनते थे या घुटनों तक की ड्रेसेस जिनकी नहीं होती थी। sans-culottes men wore in addition the red cap that symbolized लिबर्टी। और इसके अलावा जो ये क्लोथ्स थे वो एक रेड कैप भी ओढ़ते थे, वो पहनते थे सिर पे, जो कि लिबर्टी का प्रतीक थी, आजादी का। वीमेन हावेवर वर नॉट अलाउड टू डू सो। महिलाओं को ऐसा करने का अधिकार नहीं था। In the summer of 1792, the Jacobins planned an
insurrection of a large number of Parisians who were angered by the short supplies and high prices of food. 1791 की गर्मियों में जो जैकोबिन्स थे उन्होंने योजना बनाई एक हिंसक विद्रोह की। इंसरेक्शन होता है हिंसक विद्रोह, और ये किसको लेकर थी? अ लार्ज नंबर ऑफ पेरिशियंस, पेरिस के बहुत सारे लोग इसमें शामिल थे जो कि शॉर्ट सप्लाईज की वजह से, अनाज की कमी की वजह से और फूड के हाई प्राइसेस की वजह से गुस्से में थे, एंगर्ड थे। ऑन द मॉर्निंग ऑफ August 10 दे स्टॉर्म्ड द पैलेस ऑफ द ट्यूलेरीज। उन्होंने ट्यूलेरीज के महल पर 10 अगस्त को सुबह के टाइम हमला बोल दिया। मैसेकर्ड द किंग्स गार्ड्स, और राजा के जो रक्षक थे उनकी हत्या कर दी। एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ एज होस्टेज फॉर सेवरल आवर्स, और कई घंटों तक, होस्टेज मीन्स बंधक बना के रखा राजा को उन्होंने। लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली, और बाद में असेंबली ने वोट डाली इस पक्ष में कि रॉयल फैमिली को, राजा के परिवार को जेल में डाला जाए। इलेक्शंस वर हेल्ड, फिर चुनाव करवाए गए। फ्रॉम नाउ ऑन ऑल मैन ऑफ 21 ईयर्स एंड अबव रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गोट द राइट टू वोट। और अब पहली बार ऐसा हुआ कि जो व्यक्ति 21 साल से ऊपर की एज का है, रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ, और इसमें धन को भी नजरअंदाज किया गया। ऐसा नहीं था कि जिसके पास धन हो वही एक तरह से वोट डाले, अब उसको भी नकार दिया गया, गोट द राइट टू वोट। अब उन सभी लोगों को वोट का अधिकार दिया गया, चाहे किसी के पास संपत्ति भी ना हो, जिसकी एज 21 से ऊपर हो। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड द कन्वेंशन। अब एक नई असेंबली, एक नई सभा इलेक्ट की गई, चुनी गई, जिसको नाम दिया गया कन्वेंशन। ऑन 21 सितंबर 1792 इट एबोलिश्ड द मोनार्की, और 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र को समाप्त कर दिया। एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस अ रिपब्लिक, और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हो, आ रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। गणतंत्र सरकार का वो रूप होता है वेयर द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि जहां पर लोग खुद सरकार को चुनते हैं और साथ में सरकार का जो हेड होता है उसको भी खुद ही लोग चुनते हैं। देयर इज नो हेरिडिटरी मोनार्की, वहां पे एक वंश के अनुसार राजतंत्र नहीं होता। यू कैन ट्राई एंड फाइंड आउट अबाउट सम अदर कंट्रीज दैट आर रिपब्लिक्स एंड इन्वेस्टिगेट व्हेन एंड हाउ दे बिकेम सो। और आप एक तरह से कोशिश कर सकते हो या पता लगा सकते हो कि कौन सी कंट्रीज रिपब्लिक्स हैं आज के टाइम में, और आप ये भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हो कि वो ऐसी कब बनी, कब और कैसे वो रिपब्लिक बनी। लुई 16 वो सेंटेंस टू डेथ बाय अ कोर्ट ऑन द चार्ज ऑफ ट्रीजन। ट्रीजन होता है देशद्रोह, और लुई 16 को सेंटेंस्ड में सजा दी गई, डेथ की, मौत की सजा दी गई एक कोर्ट के द्वारा उनके ऊपर देशद्रोह के आरोप के कारण। ऑन 21 जनवरी 1793 ही वॉज एग्जीक्यूटेड पब्लिकली एट द प्लेस डी ला कॉनकॉर्ड। डी ला कॉनकॉर्ड नामक स्थान पर उनको 21 जनवरी 1793 को पब्लिकली में सारी दुनिया के सामने या सारी पब्लिक के सामने एग्जीक्यूट किया गया, फांसी चढ़ाया गया। द क्वीन मैरी एंटोइनेट मेट विद द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर। और जो रानी थी मैरी एंटोइनेट, थोड़े समय के बाद उनका भी यही हश्र हुआ, यानी कि सेम उनके साथ भी ऐसा ही किया गया। अब जो जैकोबिन क्लब के मेंबर्स थे, एक तरह से उनके हाथ में रूल आ गया फ्रांस का, और उससे आगे अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि उनके टाइम में क्या हुआ फ्रांस में। द रीन ऑफ टेरर, इसका मतलब है आतंक का शासन। द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794 इज रेफर टू एज द रीन ऑफ टेरर। 1793 से 94 तक जो भी टाइम पीरियड रहा वो आतंक का टाइम रहा। रोबस्पियर फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। रोबस्पियर जो लीडर थे जैकोबिन के, उन्होंने एक पॉलिसी अपनाई जिसके अनुसार वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते थे और एक तरह से दंड नीति अपनाई उन्होंने। ऑल दोज हुम ही सा एज बीइंग एनिमीज ऑफ द रिपब्लिक, जिन भी लोगों को उन्होंने गणतंत्र के शत्रु के रूप में देखा,
एक्स नोबल्स एंड एक्स मतलब जो पहले के नोबल्स थे, क्लर्जी थे, मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज, इवन मेंबर्स ऑफ हिज ओन पार्टी हु डिड नॉट एग्री विद हिज मेथड्स। इसमें शामिल थे जो पहले वाले नोबल थे, कुलीन वर्ग के लोग, और एक तरह से क्लर्जी, पादरी वर्ग के लोग, और जो दूसरी राजनीतिक पार्टियों के लोग थे, और उसकी खुद की पार्टी के सदस्य जो उसके मेथड से एग्री नहीं थे, सहमत नहीं थे, उन सब के ऊपर मतलब उसने सबको एक एनिमी समझा। वर अरेस्टेड, उनको अरेस्ट किया गया, इम्प्रिजन, जेल में डाला गया, एंड देन ट्राइड बाय अ रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल, और उनके ऊपर एक क्रांतिकारी मुकदमा चलाया गया। इफ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी, और अगर कोर्ट ने उनको अपराधी माना, दे वर गुलोटिन्ड, तो उनको फांसी के तख्ते पर चढ़ाया गया। द गुलोटिन इज अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ 2 पोल्स। गुलोटिन जो था वो एक तरह की मशीन थी जिसके अंदर जिसके मतलब 2 पोल एक साइड में होते थे, दोनों साइड, एंड अ ब्लेड, और उसके बीच में एक ब्लेड लगा होता था, विद विच अ पर्सन इज बी हेडेड, जिससे किसी व्यक्ति का सिर काटा जाता था। इट वॉज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर गुलोटिन हु इन्वेंटेड इट, और इसका नाम डॉक्टर गुलोटिन के नाम पर पड़ा था क्योंकि उन्होंने इसका आविष्कार किया था। Robespierre's government issued laws placing a maximum ceiling on wages and prices. रोबस्पियर की सरकार ने क्या किया, कानून पास किया जिसके अंतर्गत वेजेस और प्राइसेस, यानी कि जो एक तरह से वेतन थे या फिर जो भी दाम थे वस्तुओं के, उनकी एक मैक्सिमम सीलिंग कर दी गई, यानी कि उनका अधिकतम मूल्य निर्धारित कर दिया गया कि कोई ना तो उनसे ज़्यादा मूल्य या दाम में बेचेगा उनको, और ना ही उनसे कम। मीट एंड ब्रेड वर राशन, मीट और ब्रेड को राशन के रूप में दिया गया। पीजेंट्स वर फोर्स टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन टू द सिटीज, और अब किसानों को भी मजबूर किया गया कि वो अपना अनाज शहरों में भेजे। एंड सेल इट एट प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, और सरकार के द्वारा जो प्राइस फिक्स किया गया है उसी पर उसको बेचे। द यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वॉज फॉरबिडन। व्हाइट फ्लोर यानी कि जो मैदा होता है उसके यूज पर, क्योंकि वो एक्सपेंसिव होता था गेहूं के आटे से, तो उसके यूज पर पाबंदी लगा दी। ऑल सिटीजन्स वर रिक्वायर्ड टू ईट द पेन डी इगालाइट, इसका मीनिंग होता है इक्वालिटी ब्रेड। इक्वालिटी ब्रेड मतलब एक समता रोटी इसको कह सकते हैं, यानी कि सभी नागरिकों के लिए जरूरी किया गया कि वो एक समान रोटी ही खाएं। अ लोफ मेड ऑफ होल व्हीट, यानी कि एक ऐसा आटा, एक ऐसी रोटी जो कि पूरे साबुत गेहूं से बनी हो। इक्वेलिटी वॉज ऑल्सो sought टू बी प्रैक्टिस्ड थ्रू फॉर्म्स ऑफ स्पीच एंड एड्रेस, और समानता को एक तरह से और अच्छे से प्रैक्टिस किया गया स्पीच, भाषण या फिर संबोधन के माध्यम से। इंस्टेड ऑफ द ट्रेडिशनल मोन्सियर, मोन्सियर मतलब जिसका मतलब था सर, मदाम जिसका मीनिंग था मैडम, ऑल फ्रेंच मैन एंड वीमेन वर henceforth सिटोयेन एंड सिटोइन। अब पहले तो जो था वो तो मोन्सियर या फिर मदाम कहा जाता था, हाई जो सोसाइटी थी या जो उच्च वर्ग के लोग थे उनको। अब सभी फ्रेंच मैन या वीमेन को, यानी कि फ्रांस के सभी आदमी और औरतों को या तो सिटोयेन, आदमी के लिए सिटोयेन और जो महिला थी उसके लिए सिटोइन, इन शब्दों का यूज किया गया, और इनका मीनिंग था सिटीजन यानी कि नागरिक। अब कोई भी हाई सोसाइटी नहीं रही, सभी एक समान नागरिक बन गए। चर्चेज वर शट डाउन, चर्च को बंद कर दिया गया, एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरक्स और ऑफिसेस, और उनकी बिल्डिंग्स को सरकार ने बैरक में या फिर जो कार्यालय होते हैं सरकार के उनमें चेंज कर दिया, बदल दिया। रॉबस्पियर परस्यूड हिज पॉलिसी सो रिलेंटलेसली, रिलेंटलेस यानी कि कठोरता से, रॉबस्पियर ने अपनी सारी नीतियों को इतनी कठोरता से लागू किया दैट इवन हिज सपोर्टर्स बिगेन टू डिमांड मॉडरेशन, कि यहाँ तक कि जो उसको सपोर्ट करते थे, जो उसको एक तरह से बढ़ावा देते थे, उसका साथ देते थे, उन्होंने भी उदारता की मांग करने लगे वो कि इन नियमों के अंदर कुछ ढिलाई होनी चाहिए। फाइनली ही वॉज कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट, और अंत में क्या हुआ, कोर्ट ने उसको जुलाई 1794 में, कुछ ही दिनों के बाद, यानी कि कोर्ट ने उसको दोषी पाया, अरेस्टेड, फिर उसको अरेस्ट किया गया, एंड ऑन द नेक्स्ट डे
सेंट टू द गुलोटिन, और अगले ही दिन उसको भी गुलोटिन पर भेज दिया गया। नेक्स्ट इज अ डायरेक्टरी रूल फ्रांस। फ्रांस में एक नया रूल शुरू हुआ, डायरेक्टरी का रूल। द फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउड द वेल्दियर मिडिल क्लासेस टू सीज पावर। जो जैसे ही जैकोबिन सरकार का पतन हुआ तो दोबारा से जो वेल्दियर मिडिल क्लास थी, यानी कि जो अमीर मिडिल क्लास थी, मध्यम वर्ग था, उसके हाथ में पावर आ गई। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड, एक नया संविधान बना दोबारा से, विच डिनाइड द वोट टू नॉन प्रॉपर्टीड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जिसने उन लोगों को वोट डालने से मना कर दिया जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं थी। इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, और इसने यानी कि 2 चुनी हुई विधान परिषदों को एक तरह से मान्यता दे दी। दीज देन अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी, और ये जो थी तब इन्होंने एक डायरेक्टरी को अपॉइंट किया, नियुक्त किया। और जो डायरेक्टरी थी वो क्या थी? एन एग्जीक्यूटिव, वो एक एग्जीक्यूटिव थी, कार्यपालिका थी, मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स, जो 5 मेंबर से मिलकर बनी थी। कार्यपालिका होती है जो कानूनों को लागू करती है। दिस वॉज मेंट एज अ safeguard against the concentration of power in a one man executive as under the Jacobins। और इसका मतलब ये था कि ये एक सेफ गार्ड का काम करेगी, यानी कि सुरक्षित रखेगी कानूनों को, किसकी बजाय? जैकोबिन की बजाय। और जैकोबिन में क्या था? 1 मैन एग्जीक्यूटिव थी, यानी कि एक आदमी की कार्यपालिका थी। और एक आदमी की कार्यपालिका में क्या होता है? पावर का कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है, यानी कि जो शक्ति है वो एक आदमी के हाथ में आ जाती है। तो उसके खिलाफ, उसके खिलाफ ये एक सेफ गार्ड थी। हाउएवर द डायरेक्टर्स ऑफन क्लैश्ड विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, जो भी डायरेक्टर्स होते थे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल से, इट मीन्स जो विधानसभा परिषद थी उससे वो क्लैश हो जाते थे डायरेक्टर, यानी कि टकरा जाते थे। Who then sought to dismiss them, और फिर वो उसको डिसमिस यानी कि खत्म करना चाहते थे। The political instability of the directory paved the way for the rise of a military dictator Napoleon Bonaparte। और जो डायरेक्टरी थी इसके कारण एक राजनीतिक अस्थिरता आ गई, अब स्टेबल नहीं रहा कुछ भी। इसने एक नए मिलिट्री डिक्टेटर के उदय को बढ़ावा दिया, जो सैनिक तानाशाह जिसको कह सकते हैं, उनका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। तो इसकी वजह से नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ। थ्रू ऑल दीज चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के रूपों में इन सारे बदलावों के माध्यम से, द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम, ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड ऑफ फ्रेटर्निटी रिमेन्ड इंस्पायरिंग आइडियल्स, यानी कितने सारे बदलाव होते रहे फ्रांस के अंदर। इन सारे बदलावों के बावजूद, सरकार के रूपों में जो चेंज होते रहे, बदलाव होते रहे, उन सब के बावजूद आइडियल्स ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का विचार, कानून के सामने समानता, भाईचारा, ये सब इंस्पायरिंग आइडियल्स रहे। इंस्पायरिंग मीन्स प्रेरणादायक आदर्श बने रहे। दैट मोटिवेटेड पॉलिटिकल मूवमेंट्स, जिसने राजनीतिक आंदोलनों को प्रेरित किया इन फ्रांस में एंड द रेस्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द फॉलोइंग सेंचुरी, और बचे हुए बाकी सारे यूरोप में भी आने वाली सेंचुरीज, आने वाली शताब्दियों में इन्होंने मतलब एक तरह से ये प्रेरित करते रहे। जो भी इन सारे आंदोलनों के कारण या किसी भी वजह से फ्रांस में जो फ्रीडम, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब चीजें आई, तो इन्होंने आने वाली सेंचुरीज में यूरोप में और फ्रांस में सभी आंदोलनों को प्रेरित किया। इसका नेक्स्ट पार्ट हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।